हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीजर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। कंप्लीट एनक्लेक्स पैटर्न हम कवर करेंगे विथ रेशनल है कि राइट आंसर है तो वो क्यों है, क्या रेशनल है उसके पीछे, और जो अदर ऑप्शंस राइट नहीं बन रहे, नहीं बनने के पीछे क्या रेशनल है। ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, A patient with a history of epilepsy is taking phenytoin. The morning labs report indicate the patient's phenytoin level is 7 microgram per ml. Based on these finding, you will. सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्या क्या डाटा क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, उसके बाद हमें ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक पेशेंट है हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी के साथ एंड इज टेकिंग फिनोटोइन, वो फिनोटोइन मेडिसिन ले रहा है और उसका जो मॉर्निंग का लेबोरेटरी रिजल्ट है, जो उसका ब्लड टेस्ट है, उसमें फिनोटोइन का लेवल 7 माइक्रोग्राम पर ml दिखा रहा है। तो ये सब डाटा आपको मिला, अब आप क्या करेंगे, है ना, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा। तो देखो, कोई सी भी मेडिसिन हो उसका एक थेरापेटिक लेवल होता है और थेरापेटिक लेवल की रेंज के इन बिटवीन ही मेडिसिन इफेक्टिव तरीके से काम कर पाती है। अगर थेरापेटिक लेवल से लोअर साइड है तो मेडिसिन का अच्छे से इफेक्ट नहीं आता है, और उससे हायर साइड है तो मेडिसिन का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे फिनोटोइन और फिनोटोइन का जो थेरापेटिक लेवल है वो 7 माइक्रोग्राम पर ml दिखा रखा है, और जो नॉर्मल लेवल की अगर बात करें तो वो होता है 10 टू 20 माइक्रोग्राम पर ml फिनोटोइन का नॉर्मल थेरापेटिक लेवल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 माइक्रोग्राम पर ml है, जो कि लोअर साइड है या लेस देन 10 है। लोअर साइड है दैट मीन्स कि जो मेडिसिन का एक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे एक्शन क्या है कि वो एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए दी जा रही। अब एक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा दैट मीन्स कि देर में भी चांस ऑफ एपिलेप्सी और सीजर एपिसोड होने की वहाँ पे संभावना है। तो इसी से रिलेटेड हमें कुछ इंटरवेंशन लेना होगा कि उस पेशेंट को सीजर होने की संभावना है। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसके साथ मैच कर रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारे सामने है, नथिंग विल कंटिन्यू मॉनिटरिंग। ये ऑप्शन बोल रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, कंटिन्यू मॉनिटर करते रहेंगे, जो कि गलत बात है, क्योंकि लोअर साइड में उसका जो लेवल है वो लोअर साइड में चल रहा है थेरापेटिक लेवल। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरवेंशन की हमें ज़रूरत है, जबकि हमारा ऑप्शन बोल रहा है कि कुछ नहीं करेंगे। तो ये हम गलत बात है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं पहले ही। ऑप्शन नंबर सी है, होल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ डिलांटिन। डिलांटिन बोले या फिनोटोइन बोले, दोनों एक ही बात है। तो उसके नेक्स्ट डोज को हम होल्ड करेंगे, नहीं करेंगे होल्ड। होल्ड क्यों करेंगे? अगर मोर देन 20 माइक्रोग्राम पर ml होता तो हम नेक्स्ट डोज को होल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 7 माइक्रोग्राम पर ml है, जो कि उसको और डोज देने की ज़रूरत है, मे भी, है ना। तो यहाँ पे होल्ड नहीं करेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग आ गया। तो इस ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, इन्फॉर्म्ड टू SCP ऑन ड्यूटी। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ इंटरवेंशन लेंगे, और वो इंटरवेंशन ये है कि हमें सीजर प्रिकॉशन इनिशिएट करना है। जो भी सीजर के प्रिकॉशंस होते हैं वो हमें इनिशिएट करना, उसके बाद में हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है फर्दर एक्शन के लिए। देखो, अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने के लिए पहले ही चले गए तो इन बिटवीन हो सकता है कि पेशेंट को सीजर का एपिसोड आ जाए, है ना। तो सीजर का एपिसोड आने की उसको फुल संभावना है, तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने से पहले सीजर के प्रिकॉशन इनिशिएट करने हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट नहीं होके ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या बना? ऑप्शन नंबर बी। बाकी ए ऑप्शन, बी, सी ऑप्शन हमारा और ऑप्शन नंबर डी तीनों रॉन्ग है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने सेकंड, यू आर असेसिंग योर पेशेंट हु आर एट रिस्क फॉर सीजर्स, सेलेक्ट ऑल द पेशेंट बिलो एक्सेप्ट। देखो, यहाँ भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि आप असेस कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को, तो उन पेशेंट में कौन कौन सा पेशेंट रिस्क पर है सीजर के, है ना। मतलब आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनमें उन पेशेंट को आप असेस कर रहे हैं। असेस क्या कर रहे हैं कि कौन से पेशेंट को सीजर हो सकता है, ये आप असेस करें। तो वो सब हमें सेलेक्ट करना है, एक्सेप्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो 3 पेशेंट है या 3 ऑप्शन है उनको तो सीजर होने की रिस्क है, और जो 4th वन जो पेशेंट रहेगा जिसको रिस्क नहीं है ना, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो जिसको सीजर होने की रिस्क नहीं है, वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। देखो, क्वेश्चन में 2 चीज़ें दे रखी कि सेलेक्ट ऑल द पेशेंट्स बिलो,
है ना। हमें सारे पेशेंट सेलेक्ट करने हैं एक्सेप्ट एक के अलावा सभी पेशेंट सेलेक्ट करने हैं, और जो नहीं है वो हमारा राइट आंसर है ना। तो 3 पेशेंट तो हमारे सीजर के रिस्क वाले हो गए और एक नहीं होगा, जो नहीं होगा वही यहाँ पे राइट आंसर है। चीज़ को समझना है, पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कौन सा पेशेंट को सीजर का रिस्क नहीं है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए में मेंशन करेगा ए 32 ईयर ओल्ड विथ ए ब्लड ग्लूकोज ऑफ 20 mg पर डी। एक 32 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 20 mg पर DL हो रखा, मतलब सीवियर टाइप का हाइपोग्लाइसीमिया हो रखा। इस पेशेंट को तो सबसे ज़्यादा सीजर होने की रिस्क है, तो इसको तो रिस्क है, इसलिए हमारा राइट आंसर नहीं है ना। समझ पा रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर बी है ए 63 ईयर ओल्ड वूज CT स्कैन शोज एन इस्केमिक स्ट्रोक, है ना। एक 63 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसका CT स्कैन का रिपोर्ट में दिखा रहा है इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है उस पेशेंट को। तो देखो, ब्रेन की एक्टिविटी या ब्रेन की एनाटोमी से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है उसमें सीजर होने की संभावना है ना। आइदर वो ट्यूमर ग्रोथ हो या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड हो या जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है उससे रिलेटेड है या ब्रेन की जो एक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उससे रिलेटेड, उन सब में रिस्क रहती है, या ब्रेन का कोई इन्फेक्शन हो उससे रिलेटेड, तो उन सब में सीजर होने का रिस्क है। यहाँ पे क्या इस्केमिक स्ट्रोक, तो स्ट्रोक किससे रिलेटेड है, जो ब्रेन की वेस्कुलर सप्लाई है ना, सेरेब्रो वेस्कुलर एक्सटेंट भी से बोला जाता है, तो ब्लड सप्लाई से रिलेटेड डिसऑर्डर, तो इसमें भी सीजर होने की संभावना है, इसलिए हमारा राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है हमारे सामने ए 16 ईयर ओल्ड विथ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एक 16 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, दैट मीन्स कि इन्फेक्शन हो रहा मेनिंजियस लेयर का, तो उसको भी सीजर होने की संभावना है ना। क्योंकि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि इन्फेक्शन में भी सीजर होने की संभावना रहती है, तो इसमें भी रिस्क है, इसलिए हमारा राइट नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रहा है ए 72 ईयर ओल्ड हु इज पोस्ट ऑफ डे 5 फ्रॉम ओपन हार्ट सर्जरी। एक 72 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसका पोस्ट ऑफ डे 5 है, और क्या सर्जरी हुई है उसकी, हार्ट सर्जरी। तो हार्ट सर्जरी हुई और उसका पोस्ट ऑफ डे 5 है, तो इसका ब्रेन की एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें सीजर होने की कोई संभावना नहीं है। सीजर होने की संभावना नहीं है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, तीनों में सीजर होने की संभावना है, तो ये तीनों हमने सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करके इनको रॉन्ग कर दिया, और एक्सेप्ट वाला हमने सेलेक्ट कर लिया कि ऑप्शन नंबर सी में संभावना नहीं है सीजर होने की, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, सी। चीज़ों को पकड़ना, पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है द इंस्ट्रक्शन टू एडमिनिस्टर लोराजेपाम टू ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग स्टेटस एपिलेप्टिकस एज ए प्रिकॉशनरी मेजर यू विल ऑल्सो हैव वॉट रिवर्सिबल एजेंट ऑन स्टैंड बाई, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पेशेंट को आप लोराजेपाम एडमिनिस्टर करने का इंस्ट्रक्शन, है ना। लोराजेपाम एक बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी की ड्रग्स है जो कि एंटी एंजियोलाइटिक्स होती है और सीजर के ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो ये किसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए, ठीक है। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, है ना, मतलब सावधानी रखते हुए आप कौन सा रिवर्सिबल एजेंट, देखो रिवर्सिबल एजेंट क्या होता है कि जो मेडिसिन यहाँ पे चल रही है उसका अगर इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है तो उस इफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए हम रिवर्सिबल एजेंट यूज करते हैं, और रिवर्सल एजेंट कौन सा रहेगा यहाँ पे वो हमें ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है। अगर हम सिंपल वे में बात करें तो जो यहाँ पे लोराजेपाम हम स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए यूज कर रहे हैं उसका एंटीडोट क्या है वो हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एक कहानी बना रखी है यहाँ पे, तो वो हमें देखना। तो अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते। ऑप्शन नंबर ए है नारकेन किसका एंटीडोट होता है, ये नाइलोक्सान भी इसको बोला जाता है, जो कि किसका एंटीडोट होता है, ये हमारे अपोइड्स का, और स्पेशल बात करें तो मॉर्फिन का एंटीडोट होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम ग्लूकोनेट किसका एंटीडोट होता है, MgSO4 का, है ना। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए या हम बात करें एज ए रिवर्सल एजेंट हम कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज करते हैं, तो ये भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में है फिनेटोइन, जो कि एक एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन है, अभी जस्ट हमने देखा, तो ये भी यहाँ पे राइट नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी तीनों एलिमिनेट हो गए। जो रिमेनिंग ऑप्शन है फ्लूमाजेनिल, वो हमारा राइट रहेगा, है ना। रिवर्सल एजेंट हम यूज करते हैं फ्लूमाजेनिल
किसके लिए, लोराजेपाम के लिए। तो लोराजेपाम का एंटीडोट क्या होता है, फ्लूमाजेनिल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, योर पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर एन ईईजी, प्रायर टू ईईजी प्रोसीजर यू विल टेक विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपका पेशेंट शेड्यूल्ड है ईईजी, मतलब उसका ईईजी प्रोसीजर होना है। तो ईईजी प्रोसीजर होने से पहले है ना, प्रायर टू कौन सा आप इंटरवेंशन लेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, जो कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को असेस करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हम ईसीजी यूज करते हैं हार्ट की एक्टिविटी को असेस करने के लिए। तो यहाँ पे हमें जो इंटरवेंशन है वो फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कीप द पेशेंट एनपीओ। तो ईईजी करने के लिए पेशेंट को एनपीओ रखने की जरूरत नहीं है, विदाउट एनपीओ ईईजी कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, तो एलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी है एडमिनिस्टर ए सीडेटिव प्रायर टू टेस्ट डन, है ना, टेस्ट होने से पहले हमें सीडेटिव्स देना। तो सीडेटिव मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना, बिना सीडेटिव्स के भी ईजी किया जा सकता है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एलिमिनेट हो गया। नाउ अब ऑप्शन बी और सी है। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ होल्ड सीजर मेडिकेशन अंटिल टेस्ट इज डन, और ऑप्शन सी में लिखा हुआ कंटिन्यू सीजर मेडिकेशन एज यूजुअल। दोनों ऑप्शन में अपोजिट बातें लिखी हुई, और जहाँ पे अपोजिट बातें लिखी हुई है वहीं से आंसर बनता है। लेकिन हमने तो यहाँ ऑलरेडी ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट कर दिया। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना कि जहाँ दो ऑप्शन अपोजिट बातें कर रहे हैं, आंसर उन दोनों ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, होल्ड सीजर मेडिकेशन अंटिल टेस्ट इज डन। इसका राइट आंसर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में रेशनल देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी, है ना, कि सीजर की जो मेडिकेशन चल रही उनको होल्ड करेंगे हम ईईजी करने से पहले। ऐसा क्यों करते हैं कि जो भी पेशेंट को सीजर हो रहा है, या कौन से टाइप का पेशेंट को सीजर है ना, सीजर मल्टीपल टाइप्स का होता है, तो किस टाइप का सीजर हो रहा, अगर हम मेडिसिन दे देंगे तो जो मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से सीजर का एपिसोड नहीं आएगा तो जो वो ग्राफ में प्रॉपर तरीके से ब्रेन की एक्टिविटी नोट नहीं होगी, है ना। तो ब्रेन की प्रॉपर एक्टिविटी को नोट करने के लिए, या किस टाइप का सीजर आ रहा उसको नोट करने के लिए हम मेडिसिन बंद कर देंगे। जब मेडिसिन बंद हो जाएगी तो सीजर ऑटोमेटिकली पेशेंट के अंदर आएगा, तो वो हम प्रॉपर तरीके से मेज़र कर पाएंगे, इसलिए होल्ड करेंगे सीजर के मेडिकेशन को। ठीक है, कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने पर हमें क्या होगा, जो सीजर की एक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से हम असेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, और राइट होने के पीछे क्या रीजन है मैंने आपको बता दिया। क्लियर है फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, यू हैव पेशेंट हु हैज़ ब्रेन ट्यूमर एंड इज एट रिस्क फॉर सीजर। In the patient's plan of care, you include seizure precautions. Select below all the precautions except, वापस एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन समझते हैं कि यू हैव ए पेशेंट वो हैव ब्रेन ट्यूमर। आपके पास एक पेशेंट है जिसको ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, और उसको सीजर होने का रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है। ब्रेन ट्यूमर है तो सीजर होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है। इन द पेशेंट प्लान ऑफ केयर यू इंक्लूड सीजर प्रिकॉशन। अब इस पेशेंट के जो केयर प्लान में आप सीजर के प्रिकॉशन इंक्लूड कर रहे हैं, तो कौन कौन से सीजर के प्रिकॉशंस आप लेंगे, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, है ना। अब सारे सीजर के प्रिकॉशंस हो गए ऑप्शन में से एक को छोड़ के, वो एक नहीं करेंगे, बाकी रिमेनिंग जो 3 है वो हम करेंगे, और जो नहीं होगा सीजर का प्रिकॉशन वही हमारा राइट आंसर बनेगा, क्योंकि एक्सेप्ट लिखा हुआ। ठीक है, तो एक्सेप्ट हमें पकड़ना। अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन एंड सक्शन एट बेड साइड। तो ये हम रखेंगे ऑक्सीजन भी और सक्शन एट द बेड साइड, है ना। पेशेंट को इमरजेंसी हो सकती है, ऑक्सीजन की भी उसको ज़रूरत पड़ सकती है, डिसेचुरेट हो सकता है, और सक्शन भी पेशेंट को करेंगे कि सीजर के टाइम पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उसका जो भी फ्लूइड है, उसका जो म्यूकस है माउथ के अंदर, उसको हम सक्शन करेंगे ताकि एस्पायरेट होने की संभावना वहाँ पे कम हो जाए। तो ये तो हम करेंगे इसलिए ये हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें एक्सेप्ट फाइंड आउट करना। हैव रिस्ट्रेंट ऑन स्टैंड बाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि हैव रिस्ट्रेंट ऑन स्टैंड बाई, पेशेंट को हम बांध के रखेंगे। ये डिस्कस करने से पहले हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पेडेड बेड रेल्स, है ना, जो बेड साइड की जो रेलिंग होती है जो पेशेंट को गिरने से बचाती है ना, फॉल डाउन होने से प्रिवेंट करने के लिए बेड रेल्स होती है, तो उसको हम पेडेड करेंगे, बिल्कुल उनमें पेड लगाएंगे ताकि पेशेंट को किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं हो। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सीजर का प्रिकॉशंस है। ऑप्शन नंबर डी है
रिमूव रिस्ट्रिक्टिव ऑब्जेक्ट्स और क्लोथिंग फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी, बिल्कुल सही बोल रहा है कि रिस्ट्रिक्टिव क्लोथ हम हटाएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स है क्लोथ्स है वो सब हटाएंगे ताकि पेशेंट को किसी प्रकार का इंजरी नहीं हो, मस्कुलोस्केलेटल डैमेज नहीं हो, तो ये हम करेंगे इसलिए ये हमारा राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, रिस्ट्रेन ऑन स्टैंड बाय, कि पेशेंट को बांध के रहेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। जो सीजर की रिस्क पे है या जिसको सीजर हो रहा है उस पेशेंट को बिल्कुल रिस्ट्रेन नहीं करना। ऐसे करने से हम पेशेंट को फ्रैक्चर दे सकते हैं, उसका मस्कुलर डैमेज कर सकते हैं ना, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम डैमेज कर सकते हैं। तो ये हमें कतई नहीं करना है उस पेशेंट का, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए हम करेंगे, ऑप्शन सी हम करेंगे, ऑप्शन डी हम करेंगे, लेकिन ऑप्शन बी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन बी, क्योंकि एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। चीज़ें समझना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, 6th क्वेश्चन हमारे सामने है, ए 12-year-old चाइल्ड हु इज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू एंटी सीजर मेडिकेशंस इज प्रिस्क्राइब्ड टू स्टार्ट ए कीटोजेनिक डाइट, दिस डाइट विल इंक्लूड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक 12 साल का बच्चा है जो एंटी सीजर मेडिकेशन का कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करा, मतलब उसके सीजर के ट्रीटमेंट के लिए की जो मेडिसिन चल रही है उसका कुछ रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इज प्रिस्क्राइब टू स्टार्ट ए कीटोजेनिक डाइट, और उसको कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन मिला है। तो इस डाइट में क्या क्या इंक्लूड होगा, है ना। तो कीटोजेनिक एक स्पेशल प्रकार की डाइट होती है जो सीजर के पेशेंट को ही स्पेशली प्रिस्क्राइब की जाती हो, और उसमें स्पेशल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। हाई फैट, लो कार्बोहाइड्रेट एंड एडुकेट अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट कीटोजेनिक डाइट में इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से, हाई फैट, लो कार्बोहाइड्रेट एंड एडुकेट अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है कीटोजेनिक डाइट में, और ये डाइट ही सीजर वाले पेशेंट को दी जाती है। और इस डाइट का रिजल्ट भी ये आता है कि जो सीजर के एपिसोड की फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी डिले हो जाती है ना। अब कीटोजेनिक डाइट देने के पीछे क्या रीजन है, मतलब क्यों दी जाती है, तो देखो, अगर पेशेंट को हम हाई कार्बोहाइड्रेट अमाउंट में डाइट देंगे तो कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंटली हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में काम करता है, और जितना न्यूरॉन्स को एनर्जी मिलेगी उतनी ही वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा करेगी, मतलब फ्रिक्वेंटली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करेगी, और सीजर्स का एपिसोड ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। वहीं अगर हम हाई फैट डाइट दें तो हाई फैट को एनर्जी देने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि फैट है तो फिर वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगी, उसके बाद में कीटोन्स बॉडी में कन्वर्ट होगी, फिर बाद में वो एनर्जी के रूप में काम करेगी, जो कि एक लंबा प्रोसीजर है। तो न्यूरॉन्स को थोड़ा टाइम लग जाएगा एनर्जी लेने में, और टाइम लगेगा तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि कीटोजेनिक डाइट देने पर पेशेंट के जो सीजर के एपिसोड्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इसीलिए हाई फैट डाइट दी जाती है। तो कंपोनेंट आपको स्पेशली याद रखना है कीटोजेनिक डाइट के, हाई फैट, लो कार्बोहाइड्रेट, ये 2 चीज़ तो आपको स्पेशली रखना, और एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन सप्लाई पेशेंट को दिया जाता है। बाकी जो अदर ऑप्शंस है वो नहीं होंगे कि हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट लो प्रोटीन डाइट, हाई ग्लूकोज हाई फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन ए, बी और डी तीनों हमारे रॉन्ग हो गए, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट रहेगा। क्लियर है। बेसिक्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कीटोजेनिक डाइट किसके लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, या सीजर के पेशेंट में कौन सी डाइट दी जाती है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना, और इसके कंपोनेंट भी मेनली आपको याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे सामने है, यू आर एजुकेटिंग ए 25-year-old फीमेल अबाउट पॉसिबल ट्रिगर्स फॉर सीजर्स, विच स्टेटमेंट रिक्वायर यू टू री एजुकेट द पेशेंट अबाउट द ट्रिगर्स। आप एक 25-year-old फीमेल पेशेंट को पॉसिबल ट्रिगर्स के बारे में बता रहे सीजर्स के, कि कौन कौन से फैक्टर है उनकी वजह से सीजर्स का जो फ्रीक्वेंसी है या सीजर होने की संभावना बढ़ सकती है, उन फैक्टर के बारे में या उन ट्रिगर्स के बारे में आप पेशेंट को एजुकेट कर रहे हैं। तो जो गिविंग ऑप्शंस है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो देखते हुए हमें लगेगा कि इस फीमेल पेशेंट को वापस से री एजुकेट करने की ज़रूरत है, मतलब आपने जो समझाया उसे प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया, एक स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होगा, और वही स्टेटमेंट आपको री एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो वो कौन सा स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना। दैट मीन्स क्या कि ऑप्शन में 3 स्टेटमेंट तो हमारे राइट होंगे और 1 स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट वो फीमेल पेशेंट दे रहा है वो स्टेटमेंट ही हमारा राइट आंसर बनेगा, है ना। चीज़ को समझना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद हमें राइट करने की तरफ बढ़ना है ना। ऐसे डायरेक्टली क्लिक नहीं करना, चीज़ों को समझना है उसके बाद में राइट आंसर पुट करना है।
तो हमें रोंग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना। तो देखते कौन सा रोंग स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट हमारे सामने लिखा, आई एम एट रिस्क फॉर सीजर एक्टिविटी ड्यूरिंग माई मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोल रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी सीजर्स की रिस्क हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अलग अलग फेज होती है और अलग अलग स्टेजेस के दौरान अलग अलग हार्मोनल बैलेंस रहता है। तो हार्मोनल बैलेंस समटाइम फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से देर में भी चांस हो कि सीजर उस पेशेंट को हो जाए, तो वो भी एक ट्रिगर है। तो ये स्टेटमेंट सही बोल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी, इट्स इम्पोर्टेंट आई गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप। वो पेशेंट बोल रहा है कि ये ज़रूरी है कि मुझे पर्याप्त अमाउंट में स्लीप लेना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। प्रॉपर अमाउंट में या एडुकेट अमाउंट में आपको स्लीप लेना है, ताकि सीजर्स का एपिसोड आपको फ्रिक्वेंटली नहीं आए, है ना। मतलब सीजर से प्रिवेंट होने के लिए आपको एडुकेट अमाउंट में रेस्ट भी करना जरूरी होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है, आई विल बी श्योर टू स्टे हाइड्रेटेड स्पेशली ड्यूरिंग हॉट वेदर। क्या बोल रही है कि मुझे हाइड्रेटेड रहना है, मतलब हम बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करना, और स्पेशली हॉट वेदर में। तो ये भी सही बात बोल रही है ना, बॉडी को वेल हाइड्रेशन मेंटेन रखना है ना, ताकि मतलब हाइड्रेशन तो मेंटेन करना ही है बॉडी में, किसी भी प्रकार की डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट होने के लिए हाइड्रेशन रखना है। और सीजर्स के एपिसोड या सीजर्स से रिस्क से बचने के लिए भी हमें बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, आई विल लिमिट माई एल्कोहल इनटेक टू 2 ग्लासेस ऑफ वाइन पर डे। क्या बोल रही है कि मैं लिमिट कर दूंगी अपने एल्कोहल इनटेक को, और कहाँ तक लिमिट करेंगे? 2 ग्लासेस ऑफ वाइन पर डे। देखो एल्कोहल है तो एल्कोहल तो सीजन में बिल्कुल अवॉइड ही करना है ना, मतलब हाफ गिलास भी अब इवन आपको नहीं लेना, तो 2 ग्लासेस तो आपको लेना ही नहीं है ना, लिमिट करना नहीं है, बिल्कुल अवॉइड ही करना है। तो ये स्टेटमेंट वो गलत बोल रही, तो गलत बोल रही, इसलिए हमारा ये राइट आंसर बनना। क्लियर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन बी है कि वो बोल रही है कि एल्कोहल की गिलास में मतलब एल्कोहल का 2 ग्लासेस तक मैं लिमिट कर दूंगी, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमें री एजुकेट करना, और क्या री एजुकेट करेंगे उस पेशेंट को कि आपको एल्कोहल बिल्कुल अवॉइड ही करना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन हमारे सामने है, ए 7-year-old मेल पेशेंट इज बीइंग इवैल्यूएटेड फॉर सीजर्स व्हाइल इन चाइल्ड्स रूम टेकिंग विद द चाइल्ड्स पेरेंट्स। You notice that the child appeared to be daydreaming. You time this event to be 10 seconds. After 10 seconds, the child appropriately responds and does not recall the events. This is known as what type of seizure? है ना। कहानी बहुत लंबी लिखी हुई है, लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया कि किस प्रकार की सीजर। एक बार क्वेश्चन वापस समझ लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। कि एक 7 साल का बच्चा है जिसको आप इवैल्यूएट कर रहे हैं सीजर्स के लिए, और किस टाइम इवैल्यूएट कर रहे हैं? जब वो अपने पेरेंट्स से बातें कर रहा है रेस्ट रूम के अंदर। उस टाइम आपने नोटिस किया है कि बच्चा डे ड्रीमिंग जैसे लग रहा है, मतलब दिन में वो सपने देखना, दैट मीन्स कि आंखें खुली है और एक जगह स्टेयरिंग कर रहा है ना, तो उसे हम बोलते हैं डे ड्रीम। तो डे ड्रीमिंग जैसे लग रहा है, और वो टाइम अप्रोक्सीमेट आपने नोट किया कि 10 सेकंड तक बच्चा डे ड्रीमिंग में रहा, और आफ्टर 10 सेकंड चाइल्ड अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन जो 10 सेकंड में कौन कौन सी इवेंट्स हुई है वो रिकॉल नहीं कर पा रहा। मतलब जो 10 सेकंड में जब तक वो डे ड्रीमिंग में था उस दौरान कौन कौन सी इवेंट हुई वो रिकॉल नहीं कर पा रहा पेशेंट, ठीक है। तो ये किस प्रकार का सीजर होगा वो हमें फाइंड आउट करना। तो इस प्रकार के सीजर को हम क्या बोलते हैं? एब्सेंट सीजर, है ना, जो कि चाइल्ड में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। एब्सेंट टाइप का सीजर जिसमें बच्चा डे ड्रीमिंग में चला जाता, कंटिन्यू स्टेयरिंग करता रहता एक ही जगह, और जो इवेंट्स होती है वो फॉरगेट रहता है या रिकॉल नहीं कर पाता है ना, जो भी उस डे ड्रीमिंग टाइम के दौरान हुआ उस इवेंट्स को वो रिकॉल नहीं कर पाता। तो इस प्रकार के सीजर को हम क्या बोलते हैं? एब्सेंट सीजर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? डी। बाकी ऑप्शन नंबर ए है फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, ये नहीं होगा। एटोनिक सीजर नहीं होगा, और टोनिक क्लोनिक सीजर नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर रखना, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। देखो कहानी इतनी बड़ी लिखी हुई है, लेकिन पूछा क्या गया लास्ट में कि किस प्रकार का सीजर है, वो आपको पकड़ना है ना। तो चीज़ें आपकी क्लियर है तो बिल्कुल भी कितना बड़ा क्वेश्चन हो आपके सामने टिपिकल नहीं है, एंड ईजी वे में आप आंसर पुट डाउन कर सकते हैं, बट शर्त है कि कंसेप्ट आपके सारे क्लियर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन हमारे सामने, योर पेशेंट हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी वाइल हेल्पिंग द पेशेंट टू द रेस्ट रूम। द पेशेंट रिपोर्ट्स हैविंग दिस फीलिंग ऑफ डेजा वू एंड सीइंग स्पॉट्स इन देयर विजुअल फील्ड। योर नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन इज टू। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो योर पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी। एक बात तो पहले क्लियर कर दी कि आपका पेशेंट है जिसको एपिलेप्सी की हिस्ट्री है, और आप
रेस्ट रूम में उसकी कुछ हेल्प कर रहे हैं, उस दौरान पेशेंट आपको रिपोर्ट कर रहा है कि वो डेजावू जैसा फील कर रहा है। अच्छा, डेजावू क्या होता है? तो डेजावू दैट मीन्स कि वो कुछ परसीव कर रहा है कि समथिंग इज हैपनिंग, है ना, मतलब कुछ होने वाला है, तो वो फील कर रहा है पेशेंट, ऐसा वो आपको बता रहा है। और जो अपने विजुअल फील्ड है उसमें कुछ ना कुछ वो स्पॉट्स देख रहा है, मतलब एक क्लियर विजन उसका नहीं है, तो इस प्रकार की वो कंप्लेन आपको करा। तो नाउ आपको क्या नर्सिंग एक्शन लेना है, मतलब आप अपनी समझ के साथ क्या नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन लेंगे वहाँ पे। तो देखो, आपको पता है कि पेशेंट को एपिलेप्सी की हिस्ट्री है, मतलब उसको पहले एपिलेप्सी हुआ है और अब ये इस प्रकार की फीलिंग्स हमें बता रहा है कि डेजावू है, और उसके जो विजुअल फील्ड है उसमें स्पोर्ट्स देखने को मिल रहा है। तो देर में भी चांस कि उसको ओरा के सिम्टम आ रहे हैं ना। ओरा एक स्टेज होती है या स्पेशल टाइप के सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के अंदर, है ना, ओरा। तो ओरा एक स्पेशल प्रकार की फेज़ होती है जो कि प्री इक्टरस फेज़ होती है, मतलब सीजर आने से पहले की फेज़ होती है, जिसमें पेशेंट को ऐसे पहले से कुछ ना कुछ फील होने लगता है, उसके तुरंत बाद में उसको सीजर का एपिसोड होता है। तो ये ओरा के ही सिम्टम्स हैं जो अभी आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी है तो आपको समझ में आएगा कि ये ओरा के सिम्टम है और अब पेशेंट को सीजर होने वाला। तो सीजर होने से पहले हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेने वो हमें लेना, और वो एक्शन हमें यहाँ पे दिखाना। तो वो कौन सा एक्शन होगा वो हमें ऑप्शन में से फाइंड आउट करना। तो देखने क्या ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ। ऑप्शन ए है कंटिन्यू असिस्टिंग द पेशेंट टू रेस्ट रूम एंड लेट देम सिट डाउन। कुछ नहीं करेंगे, कंटिन्यू उसको असिस्ट करते रहेंगे और उसको बिठा देंगे, नहीं ये गलत है ना। हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना है कि पेशेंट हमें ऐसे सिम्टम बता रहा है, दैट मीन्स देर में भी चांस हो कि वहाँ पे सीजर हो जाए, तो ये तो गलत बात हो गई है ना। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है बी, इनिशिएट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। अच्छा, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम हम इनिशिएट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम नर्सिंग एक्शन क्या लेंगे, है ना। एक्शन पूछा हुआ है, नर्सिंग एक्शन पूछा हुआ है स्पेशली, तो वो चीज़ आपको याद रखना। इनिशिएट इमरजेंसी रेस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक्शन करेंगे, वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी में है ले द पेशेंट डाउन ऑन देयर साइड विथ ए पिलो अंडरनीथ द हेड, मतलब पेशेंट को लेटाएंगे उसके साइड में और साइड पोजीशन देते हुए उसकी जो हेड है उसके नीचे पिलो लगाएंगे। तो ये हम नर्सिंग एक्शन करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट बनेगा यहाँ पे। क्यों? देखो, पेशेंट को जैसे ही सीजर हमें लगे कि सीजर का एपिसोड होने वाला है ना, तो उस पेशेंट को साइड पोजीशनिंग देना है और जो उसका हेड है उसमें पिलो अप्लाई करना ताकि किसी प्रकार का कुछ डैमेज नहीं हो। तो ये हम करेंगे। बाकी ऑप्शन नंबर डी में मेंशन कर रखा असेस द पेशेंट्स मेडिकेशन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री अभी हम नहीं लेंगे, ये सब बात की कहानियाँ हैं। पहले जो इमीडिएटली हमें एक्शन लेना वो है ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर है यहाँ पे कंसेप्ट आपके कि हम क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 10th क्वेश्चन हमारे सामने है द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ टॉनिक क्लोनिक सीजर। द सीजर स्टार्टेड एट 2:02 एंड इट इज नाउ 2:08 एंड द पेशेंट इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग ए सीजर, द नर्स शुड, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक पेशेंट टॉनिक क्लोनिक सीजर के कुछ करेक्टरिस्टिक एक्सपीरियंस कर रहा है और उसका जो सीजर है वो स्टार्ट हुआ था 2:02 पे और अभी उसको 2:08 हो गया, मतलब 6 मिनट हो गए और पेशेंट अभी भी स्टिल एक्सपीरियंसिंग सीजर, मतलब पेशेंट को टॉनिक क्लोनिक सीजर आ रहा है और सीजर आते हुए उसको 6 मिनट हो गए और अभी भी सीजर आ रहा है उसको, मतलब है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो जब मोर देन 5 मिनट हो जाते हैं किसी सीजर के एपिसोड को, है ना, मोर देन 5 मिनट हो जाते हैं सीजर को कंटिन्यूशन में, तो उसे हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। और यहाँ पे सीन दिखा रहा है कि 6 मिनट हो गए उस पेशेंट को टॉनिक क्लोनिक सीजर को एक्सपीरियंस करते हुए, दैट मीन्स कि वहाँ पे स्टेटस एपिलेप्टिकस सीजर चल रहा है। तो हमें अभी इमीडिएटली कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, मतलब इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम हम करते हैं, तो वो यहाँ पे करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो कंटिन्यू मॉनिटर द पेशेंट, ये तो गलत है ना, हमें इमरजेंसी एक्शन लेना, कंटिन्यू मॉनिटर नहीं करेंगे, नहीं तो पेशेंट को कुछ ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ सक्शन द पेशेंट। सक्शन द पेशेंट अभी ये नेक्स्ट इंटरवेंशन नहीं है ना। सक्शन तो जब हमें लगता है कि पेशेंट के मुंह में कुछ है ना, या अगर इंटुबेटेड पेशेंट है तो वहाँ पे कुछ जो ट्यूब लगी है उस ट्यूब के अंदर कुछ है ना, डिसेचुरेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो सक्शन करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ लग नहीं रहा कि सक्शन जैसी कंडीशन बनी हुई है, यहाँ पे तो पेशेंट कंटिन्यू सीजर के एपिसोड में जा रहा है, तो ये यहाँ पे नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है रिस्ट्रेन द पेशेंट प्रिवेंट फर्दर इंजरी, कि 6 मिनट हो गए तो पेशेंट को बांध देंगे ताकि फर्दर इंजरी नहीं हो, तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे ना। सीजर वाले पेशेंट को तो बिल्कुल रिस्ट्रेन नहीं करते, ये चीज़ आपको याद रखना, गलती से भी रिस्ट्रेन नहीं करना, नहीं तो मस्कुलोस्केलेटल डैमेज हो सकता है, तो ये भी हम अवॉइड करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में लिखा इनिशिएट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम, ये हम बिल्कुल करेंगे। इमरजेंसी सिस्टम को हम क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे, जो भी फर्दर एक्शंस होगा वो हम लेंगे। तो इनिशिएट द इमरजेंसी
रेस्पॉन्स सिस्टम, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो क्लियर है क्वेश्चन। देखो ऑप्शन नंबर अभी 9 था, वहाँ भी इनिशिएट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम लिखा होता है, यहाँ भी लिखा, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि कौन सी सिचुएशन कहाँ पे अच्छे से सेट हो रही है ना, और क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना। वहाँ पे अलग आंसर बना था, यहाँ पे अलग आंसर बन रहा है ना, क्योंकि दोनों में जो क्वेश्चन है अलग अलग कंडीशंस है ना, तो चीज़ों देखना है, पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद आपको आंसर की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ सीजर इज टेकिंग कीटोजेनिक डाइट एज थेराप्यूटिक पर्पज, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल आउटकम एज साइड इफेक्ट ऑफ दिस डाइट एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक पेशेंट सीजर की हिस्ट्री के साथ है जो कि कीटोजेनिक डाइट ले रहा है एज ए थेराप्यूटिक पर्पज, तो कौन सा पॉसिबल आउटकम आएगा एज ए साइड इफेक्ट इस डाइट का, मतलब इस डाइट के साइड इफेक्ट कौन कौन से है वो हमें फाइंड आउट करना, एक्सेप्ट एक के अलावा। अच्छा, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है तो जो 3 ऑप्शन है उसमें तो साइड इफेक्ट के बारे में मेंशन करा होगा, और एक ऑप्शन है जो कि कीटोजेनिक डाइट का साइड इफेक्ट नहीं है, वही यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, चीज़ों को समझना है आपको। तो कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में मेंशन कर रखा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कीटोजेनिक डाइट का साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट में हाई फैट कंपोनेंट होता है, और हाई फैट कंपोनेंट की वजह से वहाँ पे जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे कीटोन बॉडी में कन्वर्ट होते हैं, और कीटोन बॉडी का ज़्यादा लेवल बढ़ने की वजह से एसिडोसिस होता है, और स्पेशली हम बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो कीटोन बॉडी जितना इंक्रीज होगा उतना ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस कीटोजेनिक डाइट में देखने को मिलता है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज लिपिड प्रोफाइल, तो ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट में हम हाई फैट डाइट देते हैं ना, तो हाई फैट पेशेंट को दे रहे हैं तो फैट का लेवल तो बॉडी में बढ़ना है, तो इसलिए ये इंक्रीज लिपिड प्रोफाइल भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, हमारे जो लिपिड्स है वो बढ़े हुए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी है रीनल लिथियासिस, तो रीनल लिथियासिस भी इस पेशेंट में देखने को मिलता है, और स्पेशली बात करें तो यूरिक एसिड से रिलेटेड लिथियासिस यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी कीटोजेनिक डाइट का एक साइड इफेक्ट होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में मेंशन कर रखा है हाइपरग्लाइसीमिया, तो ये हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट का हमें कंपोनेंट पता है हाई फैट, लो कार्बोहाइड्रेट एंड एडिक्वेट प्रोटीन, तो लो कार्बोहाइड्रेट हम देंगे तो हाइपरग्लाइसीमिया वहाँ नहीं होगा, हाइपोग्लाइसीमिया वहाँ पे हो सकता है ना, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया के वहाँ पे कोई चांसेस नहीं है। हाइपोग्लाइसीमिया तो हो सकता है क्योंकि हम उसको क्या दे रहे हैं, लो कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की वहाँ पे कमी हो सकती है, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया के तो वहाँ पे कोई चांस नहीं बनते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या राइट रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब ए बी सी तीनों तो साइड इफेक्ट होते हैं हमारे कीटोजेनिक डाइट के, ऑप्शन नंबर डी है वो नहीं होता, नहीं होता, तो ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू आर एक्सप्लेनिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड विच एक्सपीरियंसेस एटोनिक सीजर, वोट इन्फॉर्मेशन बिलो इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड इन द टीचिंग, मतलब आप एक बच्चे के पेरेंट्स को डिस्चार्ज के टाइम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या उनको टीचिंग कर रहे हैं किसके बारे में, एटोनिक सीजर के बारे में, है ना, मतलब जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है एटोनिक सीजर के बारे में आप उसके पेरेंट्स को टीचिंग दे रहे हैं डिस्चार्ज के टाइम, तो कौन सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप इसमें इंक्लूड करेंगे वो हमें बताना। ठीक है, तो जो 3 है स्टेटमेंट है वो तो यहाँ पे रॉन्ग रहेगी, और एक स्टेटमेंट यहाँ पे राइट रहेगा, क्योंकि हम राइट बात ही पेरेंट्स को बताएंगे, तो वो हमें फाइंड आउट करना। तो पहला ऑप्शन है द चाइल्ड में अपियर लाइक ही और सी इज डे ड्रीमिंग, तो ये नहीं होगा ना, डे ड्रीमिंग तो एब्सेंट सीजर में होता है, और यहाँ पे बच्चा कौन सा सीजर एक्सपीरियंस कर रहा है, एटोनिक सीजर, तो ये नहीं होगा, तो ये उसको बताने का कोई मतलब सेंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है इट इज़ कॉमन फॉर चाइल्ड टू फील एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दिस टाइप ऑफ सीजर, तो ये भी नहीं होगा ना, एक्सट्रीमली टायर्ड टोनिक क्लोनिक सीजर में देखने को मिलता है, एटोनिक सीजर में देखने को नहीं मिलता, तो ये भी कोई सेंस वाली बात है ना, ये भी हम उनको टीचिंग में नहीं बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी है अवॉइड हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये तो हम गलत बता रहे हैं, है ना, कीटोजेनिक डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, जो हम उन रिलेटिव को बताएंगे कि ये देना है, अवॉइड नहीं करना है ना, अवॉइड नहीं करना, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, ये भी हम टीचिंग नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, बी श्योर योर चाइल्ड वियर्स ए हेलमेट डेली, है ना, आपको कंफर्म रखना है कि आपका जो चाइल्ड है वो हेलमेट पहनता है डेली या नहीं, मतलब जो हेड है उसका आपको प्रिकॉशंस रखना है, मतलब हेड इंजरी से प्रिवेंट रखना, तो इसके बारे में आप बताएंगे हेड इंजरी से रिलेटेड,
तो बिल्कुल ये राइट स्टेटमेंट है, राइट बात कर रहा है, क्योंकि जो एटोनिक सीजर होता है उसमें अचानक से मसल स्टोन लॉस हो जाता है, कभी भी हो सकता है। तो चाइल्ड जैसे ही फॉल डाउन होगा तो फॉल डाउन होती देर में भी चांस की हेड इंजरी हो जाए, है ना, ऐसा सस्पेक्ट करके चलते हैं। तो इसीलिए उस के पेरेंट्स को हम बताएंगे कि बच्चे को हेलमेट पहना के रखना है, ताकि अगर इन बिटवीन आपकी एब्सेंस में भी अगर वो सीजर हो तो बच्चे को हेड इंजरी नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा ना, चीज़ों को पकड़ना उसके बाद ही आंसर की तरफ बढ़ना। क्लियर है। नेक्स्ट, ए पेशेंट इज टेकिंग फिनोटोन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स, विच स्टेटमेंट बाय पेशेंट रिक्वायर्स यू टू री एजुकेट द पेशेंट अबाउट दिस मेडिकेशन। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक पेशेंट है जो फिनोटोन मेडिसिन ले रहा है सीजर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट पेशेंट के द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है, और उस स्टेटमेंट को देखते हुए हमें लग रहा है कि इस पेशेंट को री एजुकेट करने की ज़रूरत है। मतलब इस मेडिसिन के बारे में वो कौन सा स्टेटमेंट हमें दे रहा, मतलब क्या कि 3 स्टेटमेंट तो वो सही बताएगा, मतलब राइट स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट है वो रॉन्ग बताएगा। उस स्टेटमेंट को हमें फाइंड आउट करना है और पेशेंट को री एजुकेट करना। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट राइट होंगे और 1 स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमें फाइंड आउट करना, वही हमारा राइट आंसर रहेगा। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी है, दिस मेडिकेशन कैन लोअर माई बॉडीज एबिलिटी टू क्लोट एंड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फिनोटोन मेडिसिन होती है उसका इम्यूनो सप्रेसेंट भी एक एक्शन होता है। तो इम्यून पावर जब हमारी बॉडी का सप्रेस हो जाता है, तो इम्यून पावर सप्रेस होने की वजह से हमारी बॉडी की जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेसिटी वो लोअर हो जाती है, और लोअर होगी तो इन्फेक्शन के चांस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर री एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, आई विल रिपोर्ट ए स्किन रेस इमीडिएटली टू माई डॉक्टर। अगर फिनोटोन पेशेंट ले रहा है और उसको स्किन रेसेस देखने को मिले तो इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना, ऐसा वो बता रहा है। तो सही बात बोल रहा है ना, इमीडिएटली डॉक्टर को बताना है। तो यहाँ पे कोई री एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है, आई नो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव माई ड्रग लेवल्स चेकड रेगुलरली। क्या बता रहा है कि मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट है, मेरे ड्रग्स का लेवल में रेगुलरली चेक करता रहूँगा। तो सही बात बोल रहा है ना। फिनोटोन एक थेरापेटिक रेंज के बीच में ही काम करती है। अगर थेरापेटिक लेवल लोअर साइड हो जाता है तो देर में भी चांस ऑफ सीजर, और अपर साइड हो जाता है तो साइड इफेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक नॉर्मल रेंज में ही वो इफेक्टिव तरीके से वर्क कर पाती है। तो नॉर्मल रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका जो ब्लड लेवल है वो चेक करना होगा, तो रेगुलरली चेक करते रहना होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही बोल रहा है, तो इसमें री एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने, एवरी मॉर्निंग आई टेक दिस मेडिकेशन विथ ए फुल ग्लास ऑफ मिल्क विथ माई ब्रेकफास्ट। क्या बता रहा है कि एवरी मॉर्निंग में मैं इसको लूँगा मेरे ब्रेकफास्ट में विथ फुल ग्लास ऑफ मिल्क। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मिल्क के साथ फिनेटोन को नहीं लेना, क्योंकि मिल्क एक एंटा एसिड है, ठीक है, एंटा एसिड है, जो कि फिनेटोन मेडिकेशन के रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, और हम जितनी डोज देंगे उतना रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। जितना रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका एक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो फिनेटोन को अवॉइड करना है मिल्क के साथ लेने से। और यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बता रहा है कि मिल्क के साथ मैं लूँगा, जो कि गलत बात है ना। री एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। इस स्टेटमेंट को हमें पेशेंट को वापस से बताना होगा कि मिल्क के साथ फिनेटोन नहीं लेना है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट है, बाकी बी, सी और डी तीनों रॉन्ग स्टेटमेंट है। आज का लेक्चर हो गया सीजर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच।